हेलो फ्रेंड। तो आज का हमारा टॉपिक है थ्रोम्बोलाइटिक या फाइब्रोलाइटिक, यानी आज हम फार्माकोलॉजी की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कहीं भी अगर लाइटिक शब्द जुड़ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है। कहीं भी अगर लाइटिक जुड़ रहा है तो उसका मतलब होता है क्लीवेज, यानी किसी चीज़ को तोड़ना। तो यहाँ है थ्रोम्बोलाइटिक, यानी जो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन किसी भी आर्टरी में हो गया है उस थ्रोम्बस के क्लीवेज की प्रोसेस को ही हम थ्रोम्बोलाइटिक या थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं। फाइब्रोलाइटिक फाइब्रिनोलाइटिक का मतलब है यानी जो फाइब्रोफैटी प्लेक का फॉर्मेशन किसी भी आर्टरी में हो गया है, फाइब्रोफैटी प्लेक जिसे फॉर्म सेल के डिकम्पोजिशन से बनता है, अगर वो हो गया है तो वो उसको तोड़ना, फाइब्रोफैटी प्लेक का क्लीवेज उसको तोड़ना ही हमारा फाइब्रोनोलाइटिक कहलाता है। तो समझते हैं कि फाइब्रोलाइसिस है क्या। द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ क्लॉट, द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ क्लॉट, जो क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया है उसको डिसॉल्व करने की जो प्रोसेस है उसे हम फाइब्रोनोलाइसिस कहते हैं। इसकी पूरी मैकेनिज्म देखते हैं कि इसकी पूरी मैकेनिज्म क्या है, कि कैसे ये वर्क करती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी कोई भी आर्टरी है उसकी जो लाइनिंग होती है एंडोथेलियम सेल की बनी होती है। जैसे कि आप यहाँ ये देख सकते हैं, जैसे मान लो बेसिक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये कोरोनरी आर्टरी है या कोई सी भी आर्टरी है, उसकी जो अंदर की लाइन होती है वो इंटरनल लेयर एंडोथेलियम सेल्स की बनी होती है। एंडोथेलियम सेल्स, जब अगर हम हेल्दी एंडोथेलियम सेल की बात करें तो हेल्दी एंडोथेलियम सेल नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टासाइक्लिन, एडीपी, डिफॉस्फेटेज एंड हैफ्रॉन सल्फेट इत्यादि केमिकल्स का सीक्रेशन करती है, ताकि अगर कोई भी प्लेटलेट्स आ रही है वो इन एंडोथेलियम से बाइंड ना हो पाए। मैं बात कर रहा हूँ हेल्दी एंडोथेलियम सेल की। तो हेल्दी एंडोथेलियम, जैसे सपोज दैट मान लो ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है, ये कोरोनरी आर्टरी है, तो कोरोनरी आर्टरी की ये इसकी अंदर की लाइन है एंडोथेलियम सेल्स की बनी हुई, ये अंदर की लाइन जो एंडोथेलियम सेल की बनी हुई है। अब मेरे ब्लड में प्लेटलेट्स आ रही हैं, फ्लोट करते हुए आ रही हैं, ब्लड के सर्कुलेशन में आ रही हैं, तो ये क्या करेंगी, इस एंडोथेलियम सेल से बाइंड होने की कोशिश करेंगी। ये जो प्लेटलेट आ रही है ये एंडोथेलियम सेल से बाइंड होने की कोशिश करेगी, लेकिन चूंकि इनके पास में नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टासाइक्लिन जैसे सबस्टांसेस हैं, PgI2, तो ये क्या करेंगे, ये इसको रिपल्ड कर देंगे, यानी ये इसे अट्रैक्ट नहीं होने देंगे, रिपल्ड प्रतिकर्षित कर देंगे कि तुम यहाँ अटैच नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन है ये क्या करते हैं, किसी भी आर्टरी में प्लेक के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं, यानी प्लेक का फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन नहीं हो पा रहा है एंडोथेलियम सेल पर। दूसरी, यहाँ क्या करता है, यहाँ जो प्लेटलेट्स हैं इस पर रिसेप्टर्स होते हैं, इस पर रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, यहाँ आके एंडोथेलियम सेल से बाइंड हो जाएंगे। तो इन रिसेप्टर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए एडीपी फॉस्फेटेज होता है। एडीपी फॉस्फेटेज क्या करेगा, ये जो प्लेटलेट्स पर रिसेप्टर हैं ये इनको डीएक्टिवेट कर देगा। अगर ये डीएक्टिवेट हो गए, क्योंकि यहाँ एडीपी फॉस्फेटेज होंगे तो इनको डीएक्टिवेट करने वाले डिफॉस्फेटेज हमारे एंडोथेलियम सेल में प्रेजेंट है, इनएक्टिवेट कर दिया। अब ये यहाँ से कम्प्लीटली रिपल्ड हो गया और ये ब्लड की जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें ब्लड के थ्रू बह रहा है। आगे यही क्या करेगा कि जो हैफ्रॉन सल्फेट होता है एंडोथेलियम लाइनिंग में, जो हैफ्रॉन सल्फेट होता है ये क्या करता है, ये करता है कि एंटीथ्रोम्बिन थर्ड को ये बाइंड करता है। अपने से इसने एंटीथ्रोम्बिन थर्ड को बाइंड कर लिया। अब एंटीथ्रोम्बिन थर्ड को बाइंड करने के बाद में जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड की क्लॉटिंग के लिए क्लॉटिंग फैक्टर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, उनका प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे तो वो क्लॉट नहीं बनाएंगे। तो ये क्या करेगा, एंटीथ्रोम्बिन थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर 10 और 9 दोनों को डाइजेस्ट कर जाएगा, उन क्लॉटिंग फैक्टर को ये डाइजेस्ट कर लेगा। ये रहा हैफ्रॉन सल्फेट का फंक्शन। उसी प्रकार से जो हमारी हेल्दी एंडोथेलियम सेल है वो क्या करती है, TPA यानी टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर सीक्रेट करती रहती है। ये टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर क्या करते हैं, जो प्लाज्मिनोजन हमारे ब्लड में मौजूद है, जो प्रोटीन प्लाज्मिनोजन है उसे प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देती है। ये प्लाज्मिन प्रोटीन फाइब्रिन डिग्रेडेशन में बदल जाती है, फाइब्रिन डिग्रेडेशन में टूट जाती है। ब्रेक द फाइब्रिन इन फाइब्रिन डिग्रेड, यानी प्लाज्मिन प्रोटीन क्या कर रही है, जो फाइब्रिन प्रोटीन है उसको फाइब्रिन के मॉलिकल्स में, छोटे छोटे मॉलिकल्स में तोड़ दे रही है
उन्हें उसे डिग्रेड कर दे रही है। ये फंक्शन रहा टीपीए यानी टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का। दूसरा जो हमारा हेल्दी एंडोथीलियम होता है उसमें कुछ थ्रोम्बोमॉड्यूलिन होते हैं, जैसे ये थ्रोम्बोमॉड्यूलिन है, ये क्या करेगा, ये थ्रोम्बिन प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा। जैसे ये एक थ्रोम्बिन मॉड्यूलेटर से अगर थ्रोम्बिन प्रोटीन बाइंड हुई तो ये थ्रोम्बिन प्रोटीन थ्रोम्बोमॉड्यूलिन एक्टिवेटर से जैसे ही बाइंड हुई तो ये एक्टिवेट प्रोटीन सी, ये प्रोटीन सी क्या करती है, क्लॉटिंग फैक्टर 5A एंड 8th ये दोनों को डाइजेस्ट कर जाती है। क्लॉटिंग फैक्टर 5A नहीं है, 7th 8th नहीं है, 10th 9th। तो क्या हुआ, जैसे हम जानते हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो प्रकार से होते हैं, तो वो फिजियोलॉजी का टॉपिक है। तो ये इनको डाइजेस्ट कर लेती है। इसका मतलब क्या है, जो हेल्दी एरिया ऑफ एंडोथीलियम सेल है, एंडोथीलियम सेल्स अगर हेल्दी है तो ये किससे प्रोटेक्टेड है, सबसे पहले एंटीथ्रोम्बिन से, जो एंटीथ्रोम्बिन थर्ड है उससे प्रोटेक्टेड है। और किससे प्रोटेक्टेड है ये एंटीथ्रोम्बिन के बाद में, ये प्रोस्टासाइक्लिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एडीपी डिफॉस्फेटेज और टीपीए एंड थ्रोम्बोमॉड्यूलिन। तो ये हेल्दी एंडोथीलियम सेल्स जो होती है ये इतनी चीज़ रखती है। अब बात करते हैं अपनी फार्मेकोलॉजी की। तो जैसे सबसे पहले हमने अभी बात की थी कि जो टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर है जो हेल्दी एंडोथीलियम सेल्स से सीक्रेट किया जाता है, वो क्या करेगा, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देगा। अब ये प्लाज्मिन जो प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो गया, ये क्या करेगा, फाइब्रिन प्रोटीन, क्योंकि फाइब्रिन प्रोटीन ही क्लॉटिंग फैक्टर के लिए रिक्वायरमेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है, तो ये इसको फाइब्रिन डिग्रेडेड प्रोडक्ट में चेंज कर देगा, तोड़ देगा। अब यहाँ फाइब्रिन नहीं है तो क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होगा। आगे देखते हैं कि फाइब्रोलाइटिक यूज्ड फॉर मेनली कोरोनरी आर्टरी, यानी इनका यूज़ जो किया जाता है वो मेनली कोरोनरी आर्टरी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। और ये वर्क कैसे करते हैं, ये जो डिजीज़ फाइब्रोलाइटिक मेडिसिन होती हैं वर्क कैसे करती हैं, तो इसका क्लासिफिकेशन है 5, जिसे हम सूरत नाम ट्रिक से याद कर सकते हैं। सूरत एक शहर है, सिटी है। एज फॉर स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, रेटिप्लेज, एल्टीप्लेज एंड टेनेक्टिप्लेज, ये 5 हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, आर फॉर रेक्टिप्लेज, ए फॉर एक्टिप्लेज एंड टी फॉर टेनेक्टिप्लेज। तो ये 5 एंजाइम है हमारे। तो ये जितनी भी ड्रग्स हैं इन 5 एंजाइम्स के थ्रू वर्क करती हैं, इनसे बाइंड होकर वर्क करती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज को। तो जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है ऑब्टेन्ड फ्रॉम बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, जो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया ये उससे ऑब्टेन किया जाता है, उससे प्राप्त किया जाता है। दूसरा इसका मेन फंक्शन क्या है, बाइंड विद प्लाज्मिनोजन, यानी ये प्लाज्मिनोजन से बाइंड होगा टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स दैट कन्वर्ट प्लाज्मिनोजन इनटू प्लाज्मिन, यानी ये प्लाज्मिनोजन स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करेगा, ये जो प्लाज्मिनोजन है इससे बाइंड हो गया, इसने अब कॉम्प्लेक्स बना दिया, यहाँ ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दिया इसने। अब ये कॉम्प्लेक्स से बन गया, ये क्या करेगा, जो फाइब्रिन प्रोटीन है ये कॉम्प्लेक्स इसे फाइब्रिन डिग्रेडेड या प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगी। इसका यूज़ क्या है, तो इसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में यूज़ करते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाए उसमें, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इन सब में इसका यूज किया जाता है। लेकिन इसका एडवर्स ड्रग इफेक्ट भी है। जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है इसका एडवर्स ड्रग इफेक्ट क्या है कि ये ब्लीडिंग कॉज कर सकती है, हाइपरटेंशन कॉज कर सकती है, एलर्जिक रिएक्शन दे सकती है या फीवर आ सकता है। हम इसके और कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात कर लें कि इसे कम नहीं दे सकते हम, तो किसी भी ट्रोमेटिक कंडीशन में नहीं दे सकते हैं इसे, या सर्जरी हो, किसी का एबॉर्शन कराया हो उसको, या किसी स्ट्रोक की कंडीशन में, हाइपरटेंशन सीवियर हाइपरटेंशन रहता हो किसी को ग्रेड 3 ग्रेड 4 वाला, या पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो, यानी स्टमक में अगर उसके अल्सर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो जो स्टमक की वाल है, जो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो चुकी होगी, या किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हों, तो इसमें हम स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज नहीं करते हैं। आगे देखते हैं हम यूरोकाइनेज को। नेक्स्ट है हमारा यूरोकाइनेज। यूरोकाइनेज ये एंजाइम से आइसोलेट हुआ, यानी जो हमारी ह्यूमन यूरिन है, एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, यानी ह्यूमन यूरिन से ये आइसोलेट किया जाता है। ये वाला यूरोकाइनेज नाम से ही साहब है, यूरो माने यूरिन, काइनेज एक एंजाइम है। इट इज़ डायरेक्ट प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये डायरेक्टली प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करेगा, और इसकी जो हाफ लाइफ होती है
वो टी हाफ जो इसका 10 से 20 मिनट का होता है। और इसका जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, इसका हाइपरटेंशन इंक्रीज कर देगा, ये फीवर कॉज कर सकता है। लेकिन हाइपरटेंशन इसका रेयर है, लेकिन फीवर इसका कॉमन है, यानी कॉमनली ये फीवर कॉज करता है, हाइपरटेंशन रेयरली। जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेस कॉज कर रहा था, ब्लीडिंग, ढेर सारे, इसके इतने एडवर्स ड्रग इफेक्ट नहीं है। उसके बाद आता है एल्टीप्लेज। तो एल्टीप्लेज ये क्या है? ये रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर है और ये फास्ट एक्टर होते हैं, यानी बहुत जल्दी एक्शन करते हैं और रैपिड रिएक्शन करते हैं, मोर पोटेंट हैं एंड सुपीरियर एंड डिजॉल्विंग ओल्ड क्लॉट्स। जो पुराने डिजॉल्व क्लॉट्स का फॉर्मेशन आर्टरीज में हो गया है, उनको डिजॉल्व करने के लिए एल्टीप्लेज का यूज़ किया जाता है। इसके जो कॉन्ट्राइंडिकेशन एडवर्स ड्रग इफेक्ट की बात करें, नोजिया, हाइपरटेंशन एंड फीवर मे बी अकर्स। और ये इसलिए यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, रिकॉम्बिनेंट टिश्यू है, उससे ये एक्सक्रीट या उससे ऑब्टेन किया हुआ है। एक्सपेंसिव होने के कारण और इसके एडवर्स ड्रग इफेक्ट कम होने के कारण बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसको जनरली परचेज नहीं किया जा सकता। अगर हम इसकी सिंपल सी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर इसकी बात करें, तो सिंपल सा है। जो हमारी एंडोथीलियम सेल है, ये हमारी एंडोथीलियम सेल्स हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर सीक्रेट किया, यानी टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर सीक्रेट किया। इसने क्या किया? जो प्लाज्मिनोजन है, जो प्लाज्मिनोजन प्रोटीन है, इसने उसको प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर दिया। इसने क्या किया? प्लाज्मिनोजन प्रोटीन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट इनटू प्लाज्मिन। अब ये प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो गया, ये क्या करेगा? प्लाज्मिन जो फाइब्रिन है, फाइब्रिन को, ये फाइब्रिन डिग्रेडेंट कन्वर्ट कर देता है। यानी यहाँ पर कौन आया? प्लाज्मिन, इसने इसे फाइब्रिन डिग्रेडेंट में कन्वर्ट कर दिया और ये एक्सक्रीट हो जाते हैं। पूरी मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये एक्सक्रीट हो जाएंगे ईजिली। यहाँ जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो कैसे वर्क करता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज जो टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर है, ये इससे बाइंड होगा, यानी स्ट्रेप्टोकाइनेज आया, ये इससे बाइंड हो गया और बाइंड होने से इसने क्या किया? टीपीए स्ट्रेप्टोकाइनेज कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो इसने इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब ये क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स बनने से जो प्लाज्मिन है उसको फास्टली प्लाज्मिन कन्वर्ट करके फाइब्रिन जो प्लेक का फॉर्मेशन हो गया उसको तोड़ देगा, उसका क्लीवेज कर देगा। तो इस तरीके से थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग हैं वो एक्शन करती हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।